हेलो स्टूडेंट। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और उनके फॉर्म नंबर्स के बारे में। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इनकम टैक्स में इंपॉर्टेंट डेट्स वो होती हैं जिस डेट्स पे आपको अपने रिटर्न को फाइल करना होता है, मतलब ड्यू डेट्स रिटर्न फाइलिंग की। और फॉर्म नंबर की जब बात हम करते हैं तो फॉर्म नंबर का मतलब हो गया कि कौन से एसएससी को अपने रिटर्न्स को किस फॉर्म नंबर के अकॉर्डिंग फिल करना पड़ता है। मतलब हर टाइप के एसएससीज के लिए, अलग अलग एसएससी के लिए आपके अलग अलग फॉर्म एप्लीकेबल है ना। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्म नंबर चूज़ करना पड़ता है और रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। इज इट क्लियर? सबसे पहले बात करेंगे हम कि ड्यू डेट्स क्या क्या होती है रिटर्न को फाइल करने की। अच्छा, रिटर्न का मतलब क्या होता है इन शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ, जिनके लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट ही नया हो कि इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर बार बार सुनते हैं, आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न क्या चीज़ होती है, रिटर्न फाइल करने का मतलब क्या होता है। तो एकदम कॉमन लैंग्वेज में, मतलब एक लेमन लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि जब आप साल भर कमाई करते ना, साल भर आपने अर्निंग कर दी, अब असेसमेंट ईयर प्रीवियस हमने पढ़ रखा है तो हमने साल भर कमाया, अब नेक्स्ट ईयर हमको जो पिछले साल हमने कमाया था उस पर टैक्स देना है। तो जब टैक्स देना तो कैसे टैक्स देंगे? आप ऐसे भी कोई भी पैसा उठा के गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं, आपको गवर्नमेंट कहती है, मतलब आपका ये जो रूल है इनकम टैक्स का, जो एक्ट है, इसमें ये मेंशन किया गया कि भाई ऐसा है कि आपने क्या कमाया, कहाँ से कमाया, आपकी अर्निंग कैसे हुई, आपने क्या खर्चे किए, आप मुझे उसकी पूरी डिटेल बताइए। सिर्फ ऐसे नहीं कि इतना टैक्स हुआ, आप मुझे पहले पूरी डिटेल बताइए कि आपने साल भर में कहाँ कहाँ से पैसे अर्न किए हैं और कहाँ कहाँ खर्चा किया है। इस हिसाब से आप पूरी डिटेल हमको बताइए, पूरी इनकम का डिटेल दीजिए हमको, पूरा स्टेटमेंट। तो जिस फॉर्म में, जिस स्टेटमेंट में जहाँ पे आप ऐसे फिल करके बनाते हैं कि भाई मैंने इतना कमाया, यहाँ से कमाया, सैलरी से हुआ, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई, बिजनेस से मेरी इनकम हुई है, अदर सोर्सेज से इनकम हुई है, मतलब जो कुछ भी आपने किया है, आप जब जहाँ पे लिख के देते हैं तो ऐसे रैंडमली लिखेंगे तो अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से लिखेगा। तो इसीलिए इनकम टैक्स ने कहा कि भाई फॉर्म नंबर हम इशू कर दे रहे हैं, आप इसमें जो जो मेंशन किया गया ना उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन फिल करके दीजिए, तो उसी को बोलते हैं रिटर्न, है ना। ये हमारा फॉर्म हो गया। अब हम उसी फॉर्म को फिल करेंगे जिसमें हम अपना डिटेल्स बताएंगे कि हमने कहाँ कैसे कैसे कमाया है, और उसको जब हम गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हैं, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ई फाइलिंग करके उनका आता है, उस साइट पे जाके हम उसको जब फाइल कर देते हैं, जब उसको सबमिट करते हैं उस रिटर्न को, तो उसी को कहते हैं रिटर्न को फाइल करना। मतलब अपनी इनकम की सारी स्टेटमेंट आपने उनको दे दी, ठीक है, उनके दिए गए फॉर्म के अकॉर्डिंग, उन्हीं के फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने फिल करके उसको सबमिट कर दिया। उसी प्रोसेस को बोलते हैं आईटीआर को फाइल करना, ठीक। अब सबके लिए अलग अलग टाइमिंग डिसाइडेड है, कोई कभी भी दे रहा है, मतलब अब साल भर कमा लिया, अब अप्रैल से नेक्स्ट सेशन शुरू हो गया, तो 1 अप्रैल से हम कब दें? कभी भी देते रहे ऐसे, कोई दिसंबर में दे रहा, कोई जनवरी में दे रहा, मार्च से पहले तक कोई ऐसे देता रहा कि भाई असेसमेंट ईयर का मतलब पूरा साल होता है अप्रैल से मार्च तक, तो हम इस अप्रैल से मार्च के बीच में कभी भी देंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो ये फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए उसको रेगुलेट करने में भी प्रॉब्लम आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए सबके लिए ड्यू डेट डिसाइड कर दी गई कि भाई ऐसा है कि आप अपने जितना भी कमाया, जो भी रिटर्न है, मतलब जो भी आपकी इनकम वगैरह है, उसको आपको कब फाइल करना है, मतलब कब हमको भेजना है, ठीक है। तो उसकी ड्यू डेट है, तो हर पर्सन के लिए अलग अलग ड्यू डेट दी गई कि आप अगर ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो आप हमको इस डेट तक अपना रिटर्न सबमिट कर दीजिए, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो अपना रिटर्न इस डेट को सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग अ रिटर्न। क्लियर है? अब किसके लिए कौन सी डेट दी गई है, किसके लिए कौन सी ड्यू डेट है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 3 डेट्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, एक 31 अक्टूबर, एक आपका 30 नवंबर और एक 31 जुलाई। ये 3 डेट है, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, ऐसा समझिएगा, ठीक है। जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 हैं, यही 3 ड्यू डेट्स होती हैं। हालांकि हर साल अगर कुछ इश्यूज आते, से कोविड में भी एक्सटेंड कर दिया गया, अभी इस साल फॉर्म वगैरह में काफ़ी चेंजेस किए गए थे, तो इस वजह से इस साल भी आपका वो जो ड्यू डेट्स है उसको एक्सटेंड किया गया। तो ड्यू डेट को एक्सटेंड कर देना और बढ़ा देना वो एक अलग प्रोसेस। जैसे आपका एग्जाम फॉर्म आता है तो फॉर्म की लास्ट डेट ये रही, ये ड्यू डेट है, ठीक है, लेकिन कई बार उस फॉर्म की डेट को एक्सटेंड किया जाता है कि नहीं अब तक भर दीजिए आप। तो ऐसे ही इसकी एक्सटेंशन डेट्स आती रहती हैं, हर साल अलग अलग हो सकती हैं, हो सकता है ना भी किया जाए, पर जो फिक्स डेट है, जो वैसे रूल के अकॉर्डिंग मेंशन डेट है, वो आपको यहाँ पे हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ड्यू डेट्स की बात करेंगे तो हम ये डेट मेंशन कर देते हैं, बाकी जिस साल जिससे डेट आती है उस हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा अक्टूबर नवंबर, मतलब जुलाई, अक्टूबर, नवंबर 3 ही मंथ है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उन एसएससी के बारे में कि अगर वो एसएससी जिसको टैक्स देना है, एसएससी कौन होता है हम बता चुके हैं, अगर वो एसएससी कंपनी है, ठीक है, मतलब अगर आपकी कंपनी रन हो रही है, आप कंपनी है, ठीक है, बीइंग एन कंपनी, तो आप कब अपना रिटर्न फाइल करेंगे? तो या तो आप एक कंपनी हैं या
आप कंपनी के अलावा कोई और पर्सन है, एनी अदर पर्सन, ठीक है, मतलब पर्सन अदर देन कंपनी। अब पर्सन अदर देन कंपनी, कंपनी तो करना ही करना है, कंपनी के अलावा। अब पर्सन मतलब क्या होता है वो भी हमने डिफाइन कर रखा भाई, इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP हो, BOI हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, लोकल अथॉरिटी हो, है ना, कोई भी। तो उन सबको जिसका अकाउंट, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ना, कि आप भाई अपने घर पे भी तो तैयार करेंगे, आज मैंने इतना खर्चा कर दिया, कल मैंने इतना खर्चा किया, यहाँ से पैसा आया, वहाँ से। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट आपने तैयार किया है, अगर उसको ऑडिट कराना पड़ता है CA के थ्रू, है ना, इनकम टैक्स लॉ में कहा गया कि भाई आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है उसको ऑडिट कराना है। तो अगर आप एक ऐसे SSC भी हैं जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होता है, कंपनी तो है ही है, कंपनी के अलावा आप कोई और पर्सन है जैसे मैंने बताया, और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती है, तो या फिर आप एक वर्किंग पार्टनर है, किसी फर्म में आप पार्टनर हैं और उस फर्म की बुक्स को ऑडिट किया जाता है, ठीक है, तो मतलब वहाँ आपकी बुक्स को ऑडिट किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पे जो आपकी ड्यू डेट होगी वो होगी 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। मतलब पिछले साल का मैं इस साल टैक्स देना है, तो इस साल आपको 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न फाइल कर देना है। इज इट क्लियर? किसको किसको बोला गया? कंपनी कब करेगी? 31 अक्टूबर तक करनी पड़ती है। अगर कोई भी है, ऐसे समझिए किसी की भी कंपनी, अगर साइड कर दीजिए, कोई भी XYZ कोई भी जिसकी बुक्स ऑडिट होती है, ठीक है, जिसकी बुक्स ऑडिट होती है उसको 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न फाइल करना होता है। या अगर कोई फर्म है वहाँ पे वर्किंग पार्टनर है, आपकी बुक्स ऑडिट होती है, तो आपको भी रिटर्न कब फाइल करना है? 31 अक्टूबर। ऑडिट में टाइम लगता है, इसीलिए आपको टाइम दिया गया 31 अक्टूबर तक का, कि भाई आप 31 अक्टूबर तक सबमिट करिए अपने रिटर्न को। तो कंपनी, कोई और पर्सन जिसकी बुक्स ऑडिट होती है, वर्किंग पार्टनर जिसकी बुक्स ऑडिट होती है। क्लियर है? ये याद रहेगा। तो इनको 31 अक्टूबर हो गई। नेक्स्ट हम कहते हैं कि अगर आप एक ऐसे SSC हैं, ठीक है, तो आप कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन, ठीक है, पर्सन का नाम सुनते याद रखिएगा, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI सब याद कर लीजिएगा, ठीक है, चाहे आप कॉर्पोरेट है, नॉन कॉर्पोरेट है, जिनको अपनी रिपोर्ट फर्निश करनी होती है, मतलब एक फॉर्म नंबर होता है 3CEB, ठीक है, तो आप सेक्शन 92E के अंदर कवर होते हैं और आपको फॉर्म भरना पड़ता है 3CEB का। अब 3CEB का फॉर्म भरने का मतलब कि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, किसी फॉरेन कंट्रीज से पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो कंटिन्यूस बेसिस पे, तो आपको अपने CA से एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, फॉर्म सबमिट करना पड़ता है 3CEB, ठीक है, और आप सेक्शन 92E के अंदर कवर होते हैं। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं, आप चाहे इंडिविजुअल थे, चाहे HUF थे, कंपनी थे, कोई भी थे, ठीक है, अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व है, तो आपकी जो ड्यू डेट हो जाएगी वो 30 नवंबर हो जाएगी। याद रहिएगा। तो 30 नवंबर किन के लिए हो गए? जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व है। क्लियर? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में जो इन्वॉल्व है मतलब उनको फॉर्म 3CEB भरना पड़ता है, वो 92E के अंदर कवर होते हैं सेक्शन, ठीक है, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग है, तो आप कवर होते हैं। तो आपकी जो डेट होगी, ड्यू डेट, वो 30 नवंबर होगी। इज इट क्लियर? अब इसके अलावा मतलब जिनकी बुक्स ऑडिट होती है या जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इन दोनों को छोड़ दीजिए, इनके अलावा कोई भी SSC है, कोई भी SSC, उसकी ड्यू डेट होती है 31 जुलाई। तो मैं बोलूँ अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होती है भाई, ठीक है, मैं सिंपली कमा रही हूँ और मुझे कुछ भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब मेरी ड्यू डेट क्या होगी? मेरी ड्यू 31 जुलाई होगी। मैं एक HUF हूँ, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होती है, तो मेरी ड्यू डेट क्या होगी? 31 जुलाई होगी। तो कोई भी, सिर्फ कंपनी को एक्सेप्ट, कंपनी यहाँ नहीं आएगा, याद रखिएगा, कंपनी की ड्यू डेट तो हमेशा क्या होगी? 31 अक्टूबर होगी। इज इट क्लियर? तो इसके अलावा, उस सब के अलावा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन छोड़ दीजिए, कंपनी और कोई भी ऐसा SSC जिसकी बुक्स ऑडिट होती हो, इन सब को छोड़ के बाकी सबकी जो ड्यू डेट है वो कब है? 31 जुलाई। तो याद रहेगा, एनी SSC 31 जुलाई, एक्सेप्ट जो दो कंडीशंस हैं, ऑडिटेड होती है बुक्स या आप कंपनी हैं तो आपको 31 अक्टूबर, या आप एक ऐसे SSC हैं जो 92E के अंदर कवर होता है तो आपको 30 नवंबर आपकी ड्यू डेट होगी। इस टाइम पीरियड तक आपको अपना रिटर्न सबमिट करना होगा। अब एक और ड्यू डेट आती है, वो ड्यू डेट किस चीज़ की होती है कि अगर आपने फॉर्म भरा और आपको जो ड्यू डेट थी आपने उस डेट तक नहीं भरा, आप लेट हो गए, आपकी डेट एक्सटेंड हो गई, सॉरी डेट क्रॉस कर गई और आपको आइडिया नहीं, आप भूल गए, कोई भी रीज़न था, तो आप बी लेटेड, है ना, बाद में भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जैसे आप ना एग्ज़ाम फॉर्म बाद में सबमिट करते हैं, तो बी लेटेड रिटर्न आप कर रहे हैं, या आपने फॉर्म भरा था और आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन मैंने गलत भर दी है और आप उसको रिवाइज़ करना चाहते हैं,
तो भी आप ITR भरते हैं। तो बिलेटेड या रिवाइज्ड अगर आपको अपने स्टेटमेंट को फाइल करना है, रिटर्न को फाइल करना है, तो आपकी ड्यू डेट क्या हो जाती है? तो ड्यू डेट है 31 दिसंबर, या आपकी जो असेसमेंट होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट करती है ना, तो वो असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले दोनों में जो भी डेट पहले आ जाएगी वही डेट आपकी ड्यू डेट बन जाती है। तो असेसमेंट आपका अभी तक नहीं हुआ तो, या फिर असेसमेंट ईयर का 31 दिसंबर, दोनों में जो डेट पहले आ गई, टिल देन आप अपना बिलेटेड या रिवाइज ITR फॉर्म भर सकते हैं, वो उसकी ड्यू डेट हो गई। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एक और ड्यू डेट आती है हमारी एडवांस टैक्स की। अब एडवांस टैक्स क्या होता है? तो एडवांस टैक्स के रिगार्डिंग हमारा फुल फ्लेज ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, क्लियर है? तो वहाँ पे जो कुछ भी प्रोविजंस मेंशन हैं वो बिल्कुल इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग ही समझिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शंस चेंज किए गए हैं, प्रोविजंस एग्जैक्ट वही हैं। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल वगैरह के थ्रू भी समझाया गया है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो ये मत सोचिएगा कि 1961 के अकॉर्डिंग 2025 की बात है, सिर्फ सेक्शंस चेंज हो, सेक्शन में यहाँ पे कवर कर दे रही हूँ। सो एडवांस टैक्स से जब आप बात हम करते हैं तो एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट में बता दूँ कि आपको टैक्स पे करना है, पिछले साल जो कमाया उस पर टैक्स देना है। तो भाई ज़रूरी नहीं ना 10,000 का टैक्स बने, 1 लाख का टैक्स बने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 50-50 लाख, 70-70 लाख, 1-1 करोड़ का टैक्स बन जाता है। तो टैक्स की लायबिलिटी तो मतलब जिस तरह का आपका इनकम है उस हिसाब से बनेगी। तो इतनी ज़्यादा टैक्स के अमाउंट, या फिर मान लीजिए 1 ही लाख का टैक्स अमाउंट है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक साथ देना पड़ेगा तो दिक्कत होती है। तो आपको इंस्टॉलमेंट में देने की परमिशन दी गई है, उसी को बोलते हैं एडवांस टैक्स। अब ये जो इंस्टॉलमेंट में देना है वो कब देना है? पिछले साल कमाया तो इस साल तो हमें रिटर्न फाइल करना ही करना है। तो क्या इस साल हमको इंस्टॉलमेंट में देने की परमिशन मिली? नहीं नहीं नहीं, इस साल नहीं। जिस साल आपने कमाया है उसी समय एज्यूम कर लीजिए ना, आप प्रिज्यूम करिए कि कितना कमाई हो सकती है, उस हिसाब से मेरी कितनी टैक्स लायबिलिटी बन सकती है ना, प्रोविजनल। तो आप प्रोविजनली कैलकुलेट करिए, और उसके हिसाब से अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा बनती है तो आप अपना टैक्स का अमाउंट इंस्टॉलमेंट में देना शुरू कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एडवांस टैक्स। अब लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स मतलब किसको पे करनी होती है ना, और कब करनी होती है। तो ये बात जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 404 में एक्सप्लेन की गई, क्लियर है? तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 404 में बताया गया कि भाई आपको एडवांस टैक्स उसी फाइनेंशियल ईयर में देना होता है, ठीक है? मतलब इस साल हम कमा रहे हैं ना, इस साल का कमाई हमको नेक्स्ट ईयर पे टैक्स देना था, तो एडवांस टैक्स जब देने की बात हो रही है तो इस साल हम कमा रहे हैं, इसी साल हमको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। पहली बात तो कब देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा? कोई भी इंस्टॉलमेंट में दे सकता है? नहीं। अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा बन रही है तो ही आपको देना पड़ेगा। अब ये सेम प्रोविज़न आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी था, सेम सिर्फ सेक्शन बदला है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है? फिर हम क्या बात करेंगे कि इंस्टॉलमेंट की। एडवांस टैक्स की जो ड्यू डेट होती है उसकी इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पे होती है कि भाई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस डेट तक आ जानी चाहिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट इस डेट तक आ जानी चाहिए। 4 इंस्टॉलमेंट दी गई है एडवांस टैक्स के लिए कि आप 4 बार में पेमेंट कर सकते हैं। अब जो 4 बार में आप पेमेंट करेंगे तो उसका जो है आपको टाइम पीरियड, उसकी ड्यू डेट मेंशन की गई है, ठीक है? ये सेक्शन 408 इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 408 के अंदर एक्सप्लेन किया गया, और सेम है ये डेट भी, ड्यू डेट्स भी बिल्कुल सेम है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है? सेक्शन नंबर चेंज हुआ है। तो क्या ड्यू डेट है? पहली इंस्टॉलमेंट आपको 15 जून या 15 जून से पहले देनी पड़ती है, ठीक है? अप्रैल से आपका सेशन शुरू हुआ, अब 15 जून से पहले आप एक इंस्टॉलमेंट दे दीजिए। कितना दीजिए? एटलीस्ट आपकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बन सकती है उसका 15%, नॉट लेस देन 15%। एटलीस्ट आपको 15% तक आपको देना ही है, मतलब 15% तो मिनिमम हो गया। मतलब अगर आपने 100 रुपये की टैक्स लायबिलिटी बन रही, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये की टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो आपको 15 रुपये 15 जून तक दे देना होगा, पहली बात तो। दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको कब देनी होगी? 15 सितंबर से पहले, ठीक है? 15 सितंबर तक या 15 सितंबर से पहले आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दीजिए। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना रहेगा? तो बोला गया कि एटलीस्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक आपका 45% पेमेंट हो जाना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि 100 रुपये की टैक्स लायबिलिटी थी तो 45 रुपया आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक पे हो जाना चाहिए। अब अगर आपने 15% पहले पे कर दिया है तो जो रिमेनिंग 30% है उतना ही आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, तो 15 + 30 45% तक हो जाएगा आपका। इज इट क्लियर? फिर आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगी जो 15 दिसंबर को होती है। अब 15 दिसंबर तक आपका 75% पेमेंट हो जाना चाहिए, मतलब 100 रुपये अगर आपको टैक्स देना था तो 75 रुपये आप 15 दिसंबर तक पे कर दीजिए, ठीक है? अब 75 तक पे करने का मतलब आपने 45 तो पहले ही पे कर दिया है ना? तो जो रिमेनिंग है वो आप 15 दिसंबर तक पे कर दीजिए।
और लास्ट इंस्टॉलमेंट बनती है 15 मार्च। 31 मार्च को आपका ख़त्म हो जाएगा साल, तो 15 मार्च आपकी लास्ट डेट बनती है और इस डेट तक आपको पूरा अमाउंट टैक्स का पे कर देना चाहिए, होल अमाउंट 100% टैक्स। मतलब 100 रुपये की टैक्स लेवल टेबल एज्यूम की थी तो 100 रुपये का पूरा टैक्स पेमेंट कर देना चाहिए। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे पहले आपने जितना पेमेंट किया था उसका जो रिमेनिंग बचेगा वो आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। क्लियर है? अगर किसी की टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो आप उस हिसाब से यहाँ एडजस्टमेंट करके 100% पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि 15 मार्च आ गया, क्लोजिंग आ गया, 31 मार्च को क्लोज होने वाला, तो आपको सब कुछ आइडिया लग जाता है। तो 100% अपनी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे खत्म कर दीजिए, 15 मार्च तक एडवांस टैक्स पूरा पे कर दीजिए। अगर नहीं होता तो इंटरेस्ट और पेनाल्टी लगती है। ठीक, यहाँ तक बात खत्म हो गई, ये एडवांस टैक्स का काम हो गया और यहाँ पे सारी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स खत्म हो गई, बिलेटेड की, रिवाइज्ड की, एडवांस टैक्स की, नॉर्मली ड्यू डेट्स क्या होती हैं, सारा खत्म। अब आती है बात ITR फॉर्म्स की। ITR फॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, मतलब कि बीइंग एन एसएससी मुझे कौन सा फॉर्म नंबर चूज़ करना है ना। मैं अपना मैं जैसे बताया ना कि एक स्टेटमेंट है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करके भेजनी है, तो मैं कौन सा वाला फॉर्म चूज़ करूँ, किस फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल करूँ, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसी को बोला गया ITR फॉर्म नंबर। तो ITR 1, 2, 3, ITR 7 है। क्लियर है? तो अलग अलग के लिए आप जिस कंडीशन में फॉल करेंगे उस हिसाब से अपना ITR का फॉर्म नंबर चूज़ करिए और फिर अपना आप ITR फाइल करिए। ये हो सकता है कि आपका हर साल फॉर्म नंबर बदल सकता है। आप पिछले साल ITR 3 भर रहे थे और नेक्स्ट ईयर आप हो सकता है ITR 2 भर रहे थे, नेक्स्ट ईयर आपको ITR 3 भरना पड़े या आपको ITR 1 भरना पड़े। तो वो डिपेंड करता है कि इनकम में क्या चेंजेस आ गए। ठीक है, तो अब ITR के फॉर्म नंबर हम समझ लेते हैं। तो जो टैक्स पेयर होते हैं उनको अपने टैक्स रिटर्न को इन्हीं फॉर्म्स के अंदर भरना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे ITR 1 की, जिसका नाम रखा गया सहज। ठीक है, बहुत सीधा साधा है। तो ये कौन भरेगा? ITR 1 में अपनी डिटेल्स कौन फाइल करेगा? रिटर्न ITR 1 रिटर्न फाइल कौन करता है? तो बोला गया इंडिविजुअल, याद रखिएगा इंडिविजुअल, पर्सन नहीं बोला जा रहा है, इंडिविजुअल बोला जा रहा है। HUF मतलब नहीं, कंपनी नहीं, AOP नहीं, BOI नहीं, ये लोग नहीं भर सकते ITR 1। कौन भर सकता है? सिर्फ इंडिविजुअल भर सकता है। वो भी कौन सा? जो रेसिडेंट है। ठीक है, NOR वाले नहीं भर सकते। अब ROR, RNOR ये सब कैसे डिसाइड होते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स लॉ के उसके कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से डिसाइड हो जाता है। तो जो रेसिडेंट है और इंडिविजुअल है वही ITR 1 फाइल कर सकते हैं। और क्या कंडीशन बोली गई कि आपकी जो टोटल इनकम बनेगी, पांचों हेड की इनकम को टोटल करेंगे आप, आपकी टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। दूसरी और कंडीशन क्या दी गई? आपको सैलरी से इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, लेकिन याद रखिए एक ही घर से इनकम हो रही हो। जैसे किसी के 5-5, 6-6 घर हैं, अब वो सैलरी से भी इनकम कमा रहा है, भाई कहीं नौकरी भी करता है, उससे रेंट सैलरी भी आ रही है, और 5-6 घर बनवा के उन्होंने रेंट पे दे रखा है, तब आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। ITR 1 आप तभी भर सकते हैं जब आपको एक ही घर से इनकम हो रही, किसी एक घर को आपने रेंट पे उठा रखा, उसी से रेंट आ रहा हो, और या फिर अदर सोर्सेज से इनकम हो रही हो आपकी। अदर सोर्सेज का मतलब इंटरेस्ट वगैरह हो गया, फैमिली पेंशन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों से इनकम आ रही हो। लेकिन याद रखिएगा, जैसे कि लॉटरी का विन करना, हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, अगर इस तरह से भी कहीं से इनकम आ रही है, वो भी अदर सोर्सेज की इनकम होती है, तब आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। बाकी सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा, लेकिन इस साल आपकी लॉटरी लग गई थी तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया कि इस तरह के लोग ITR 1 भरेंगे। और एग्रीकल्चर से आपको इनकम होती है पर उसकी इनकम 5,000 से ज़्यादा नहीं है, 5,000 तक ही है। और अगर आपका कोई कैपिटल गेन, कोई एसेट्स आपने कैपिटल एसेट सेल किया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, लेकिन उसका जो इनकम का अमाउंट है, वो आपका जो गेन है वो 1,25,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 1.25 लाख ही होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तब जाके आप ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो ITR 1 में ही फाइल करते हैं। मैक्सिमम हमारे यहाँ की पॉपुलेशन ITR 1 फाइल करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ITR 2 कौन फाइल करता है? ITR 2 वो लोग फाइल करेंगे कौन? जो इंडिविजुअल होंगे या HUF होंगे। याद रखिएगा, इंडिविजुअल या HUF। ITR 1 सिर्फ इंडिविजुअल, ITR 2 इंडिविजुअल और HUF भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल और HUF की कोई बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं होनी से चाहिए। मतलब आप कोई CA, एडवोकेट और ये सब हों और आपकी इनकम हो रही है तो आप फिर ITR 2 नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई PGBP की इनकम ना हो रही हो। ठीक है, HUF को भी इसी तरह से। और आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा क्यों सकते हैं? आप इंडिविजुअल पर्सन है और आपकी सैलरी का जो टोटल बनता है वो 70 लाख 80 लाख बनता है साल का, तो आप ITR 2 भरेंगे। ठीक है, तो 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है आपकी, आपको किसी फॉरेन एसेट से भी इनकम आ रही है, आपकी एग्रीकल्चर की इनकम 5,000 से ज़्यादा हो जा रही है, आप अदर सोर्सेज से इनकम कमा रहे हो और इस साल आपको लॉटरी हो गया था,
तो भी आप ITR 2 भरेंगे। और अगर आप RNOR है या NR है तो भी आप ITR 2 भरेंगे। मतलब आप रेसिडेंट हैं और आपकी 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो आप ITR 2 भरेंगे, या आप रेसिडेंट हैं 50 लाख से कम इनकम है लेकिन एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा एक्सीड कर गई, या आपको लॉटरी का हो गया, तब भी आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। तो मतलब ये कंडीशंस दी गई हैं जिनको आपके हिसाब, इसको आप ध्यान दीजिए। आप इस कैटेगरी में आ गए तो आप ITR 2 भरेंगे, राइट। नेक्स्ट फॉर्म आता है ITR 3 का। अब वो कौन भर सकता है? तो बोला गया कि कोई भी इंडिविजुअल या HUF, याद रखिएगा इंडिविजुअल या HUF जिनको PGBP से इनकम हो रही है, ठीक है। मतलब आप बिजनेस से इनकम कमाते हैं, आपका कोई बिजनेस चल रहा है, आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है, आप शॉप ओपन करके बैठे हैं, या फॉर्चून की शॉप ओपन करके बैठे, कोई स्टेशनरी की शॉप ओपन करके बैठे, मतलब आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस चल रहा हो, छोटा मोटा क्या है, कोई भी बिजनेस आपका चल रहा है, या आप कोई प्रोफेशनल पर्सन है, CA, एडवोकेट, डॉक्टर, लॉयर, इस तरह से कोई भी हैं आप, और आप आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, तो आपको फिर ये भरना होगा। प्रोफेशन की लिस्ट दी गई है कि प्रोफेशनल्स में कौन कौन लोग इंक्लूड किए गए हैं। वो जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो प्रोफेशनल्स आप जब जाएंगे तो वो सिलेक्ट करना पड़ता है कि मैं किस प्रोफेशन में आता हूँ। तो अगर वो लिस्ट में आप आते हैं तो ही आप प्रोफेशन में माने जाएंगे, और फिर वो आप सेलेक्ट करके अपना इनकम भरेंगे। तो अगर आपको PGBP की इनकम है, ठीक है, इसके अलावा आपने कोई अनलिस्टेड किसी कंपनी का आपने इक्विटी शेयर परचेज किया था जो लिस्टेड नहीं है, BSE NSE में कहीं लिस्टेड नहीं है, आपने ये परचेज कर रखा है, इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो भी आप ITR 3 भरेंगे, है ना। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही है, सैलरी, पेंशन, कैपिटल गेन, ये सब भी इनकम हो रही है, अदर सोर्सेस से इनकम हो रही है, मतलब कोई कंडीशन नहीं कि लॉटरी से हो रही है कोई बात नहीं, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से हो रही है कोई बात नहीं, कैपिटल गेन का अमाउंट आपका 1,50,000 से ज़्यादा का हो रहा है, 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ, कोई बात नहीं, आप सब कहाँ जाएंगे? ITR 3 के अंदर अपना फॉर्म फिल करेंगे। आपको सैलरी से भी इनकम हो रही है, बिजनेस है, सैलरी से भी इनकम हो रही है, तो भी आप ITR 3 भरेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिविजुअल और ये मतलब इसके अलावा जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना, अगर बीइंग एन पार्टनर आपको कोई इनकम रिसीव्ड हो रही है तो भी आप ITR 3 ही फिल करेंगे। और इन सब के अलावा जैसे कि कोई भी पर्सन जो इंडिविजुअल या HUF नहीं है, मतलब कंपनी वगैरह हो गए, AOP हो गए, BUI हो गए, ये लोग अगर चाहें कि मेरा इस तरह से बिजनेस है तो मैं ITR 3 भर दूँ, तो ये लोग नहीं भर सकते हैं। तो AOP, BUI, आर्टिफिशियल पर्सन, ये लोग भाई ITR 3 नहीं भरेंगे, सिर्फ इंडिविजुअल और HUF ITR 3 भरेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे आप। फिर क्या बोला गया कि एन इंडिविजुअल और HUF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैन नॉट यूज़ ITR 3। और अगर आप इंडिविजुअल और HUF हैं लेकिन आपको बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं हो रही है तो भी आप ITR 3 भर नहीं सकते। ITR 3 भरने के लिए मेन कंडीशन है कि आपको बिजनेस और प्रोफेशन से भी इनकम होनी चाहिए, ठीक है, यही चीज़ याद रखिएगा। अब बात करेंगे ITR 4 के बारे में, जिसका नाम रखा गया सुगम। अब ITR 4 कौन भर सकता है? तो इंडिविजुअल, HUF और फर्म में कौन सा? LLP छोड़ के, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो होती हैं वो वाले नहीं, वो नहीं भरेंगे। इंडिविजुअल, HUF फर्म जो रेसिडेंट हैं वो ITR 4 भर सकते हैं, जिनकी इनकम 50 लाख तक है या बिजनेस के केस में 2 करोड़ तक है, वो ITR 4 भरते हैं। मतलब अगर आपको PGBP से इनकम हो रही है और आप 44AD, ADA, AE, मतलब ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सिस्टम होता है, ये केस होता है। मतलब यहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 6%, 8% मिनिमम इनकम दिखानी पड़ती है। आपने जितना भी पैसा पाया हो एटलीस्ट आप इतना % अपनी इनकम दिखाइए और आप टैक्स दे दीजिए, कोई बुक्स भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रिजम्पटिव केसेस में आते, 44AD, ADA, AE आते हैं, ठीक है। बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा के हिसाब से ये लोग आ जाते हैं, तो वो लोग ITR 4 भरते हैं। तो उसमें कंडीशन दी गई कि 50 लाख आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए और 2 करोड़ बिजनेस के केस में होनी चाहिए, तभी आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं और ITR 4 के केस में आप जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया कि एंड हैविंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अप टू ₹1.25 लाख। तो आपको इसके अलावा कैपिटल गेन की भी इनकम की लिमिट दे दी गई है, और आपको एक ही प्रॉपर्टी से, हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम हो रही हो, सैलरी पेंशन से इनकम हो रही हो, तो भी आप भर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा हाउस प्रॉपर्टी के केस में ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर का लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड करके लेके आए हूँ, तब आप नहीं भर पाएंगे ITR 4। तो अगर ऐसा नहीं है तो भाई ITR 4 आप भर सकते हैं। इसके अलावा अदर सोर्सेज से भी इनकम है तो भी आप ITR 4 भर सकते हैं, पर अदर सोर्सेज में आपको लॉटरी
एक्टिविटी से इनकम नहीं होनी चाहिए, डिविडेंड इनकम, हॉर्स रेस, ये सब नहीं होना चाहिए, या द अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो होती है वो 10 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तब जाके आप ITR 4 भर सकते हैं। जैसे फ्रीलांसर वगैरह हो गए, ये लोग भी ITR 4 भरते हैं, जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट वगैरह नहीं करानी होती है, बुक मेंटेन करने की जरूरत नहीं, 44 ADA में आते हैं, 50 लाख से कम है, 2 करोड़ से कम है, तो ये लोग सब ITR 4 भर के निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ITR 5। ITR 5 कौन भरेगा? तो बोला गया कि अदर दिन कोई भी पर्सन भर सकता है, लेकिन कौन नहीं भरेगा? इंडिविजुअल नहीं भरेंगे, HUF नहीं भरेंगे, कंपनी नहीं भरेगी, और जो लोगों को ITR 7 भरना है, जिनका नाम मेंशन है कि ये लोग ITR 7 भर सकते हैं, उन सबको छोड़ के बाकी सब लोग भर सकते हैं। अब बाकी सब लोग में कौन लोग आ गए? इसका मतलब हो गया कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, LLP हो गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हो गए, लोकल अथॉरिटीज़ हो गई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गए, कोई इंसॉल्वेंट का स्टेट है, डिसीज का स्टेट है, कोई बिजनेस ट्रस्ट है, ठीक है, इंडिविजुअल सिटीजन्स नहीं, तो ये सब लोग क्या भरने वाले हैं? ITR 5 भरेंगे और वहाँ पे अपने बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम को डिस्क्लोज करते हैं। इज इट क्लियर? अब आता है हमारी बात कि ITR 6 कौन भरेगा? तो बोला गया ये भरेंगी कंपनीज। ठीक है, कंपनीज कौन सा फॉर्म भरती हैं? ITR 6 भरेंगी, लेकिन वो कंपनी नहीं भरेंगी जो सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन लेती हैं। अब सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन कौन सी कंपनी लेती है? सेक्शन 11 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन कौन सी कंपनी लेती हैं? वो कंपनीज लेती हैं जो रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह में इन्वॉल्व होती हैं, तो ये लोग एग्जेम्पशन लेती हैं सेक्शन 11 का। और अगर आप इस तरह की कंपनी है तो आप ITR 6 नहीं भरेंगे। अदर देन दैट सभी कंपनीज को ITR 6 फाइल करना पड़ता है। इसके पहले आपने देखा कि कंपनी के लिए ITR 6 नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था ITR 7। अब ITR 7 कौन भरेगा? जैसे बोला गया था ना कि ITR 5 में कि ITR 7 वाले लोग नहीं भर सकते हैं, तो ITR 7 कौन लोग भरते हैं? तो उसके लिए बोला गया कि जो मतलब वो कंपनीज को इंक्लूड करेंगे, और कोई भी पर्सन जो इस कैटेगरीज में आने वाले हैं वो लोग ITR 7 भरेंगे। अब ये सब 1961 के अकॉर्डिंग सेक्शन मेंशन है और ऑलमोस्ट यही 25 में भी जाते हैं। तो क्या क्या सेक्शन है? सेक्शन 139 4A में क्या बोला गया? इंडिविजुअल्स होल्डिंग अ प्रॉपर्टी फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। तो कोई इंडिविजुअल जिसने चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी होल्ड की और उसको इनकम होती है, तो वो इंडिविजुअल, क्योंकि चैरिटेबल रिलीजियस के लिए है तो इंडिविजुअल का सेक्शन 1, 2, ITR 1, ITR 2 ये सब आते हैं ना। नहीं, आप ITR 7 में आइए, क्योंकि आपने रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखा, उससे इनकम हो रही है, तो आपको ITR 7 भरना पड़ेगा इंडिविजुअल्स को। फिर 4B में क्या बोला गया? पॉलिटिकल पार्टीज और उनके एफिलिएट्स, ये लोग कहाँ भरते हैं? ITR 7 भरते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई एसोसिएशन है, जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो गई, न्यूज़ एजेंसीज हो गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गई, जो थिंक टैंक बनाते हैं, ये लोग देखते हैं आप ना, बहुत सारा ऐड आता है थिंक टैंक का, तो वो लोग हो गई, कोई एजेंसीज जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में इन्वॉल्व है, इन सबको भी ITR 7 फाइल करना पड़ता है। इसके अलावा 4D में क्या बोला गया? कि जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, या अदर इंस्टीट्यूशन जहाँ पे रिवेन्यू एंड लॉसेज आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड एज पर द रूल लेट डाउन इन सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961, ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन जिस पे 1961 के अकॉर्डिंग मेंशन नहीं है कि आपको रिवेन्यू और लॉसेस किस तरह से दिखाने हैं, तो वो सब भी ITR 7 को फाइल करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पूरे फॉर्म हैं, और इसके अलावा 2 और फॉर्म आते हैं। एक हमारा आता है ITR V और एक आता है ITR U। बेसिकली V और U उन लोगों के लिए होता है, जैसे V हो गया जिनका इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न तो फाइल किया पर इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई नहीं हो पाया, तो वो ITR V में जाते हैं। और ITR U वाला जो है वो लोग भरते हैं जिनका 48 डेज़ के अंदर उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है और 40 डेज़ के अंदर वो अपना वापस से रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो लोग ITR U में जाते हैं। तो V और U तो आपका वैसे अलग है, बट स्टिल मैं आपको बता दे रही कि टोटल यही इतने सारे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ITR 1 से लेके 7 मेन फॉर्म है जो किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी कंपनी को, किसी भी HUF को अपनी कैटेगरी के हिसाब से जाके फाइल करना पड़ता है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होती हैं, ITR फॉर्म्स कौन कौन सेलेक्ट करता है, और इसके अलावा आखिर ये रिटर्न फाइल करने का मतलब क्या होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि रिटर्न फाइलिंग का क्या मतलब हुआ, ड्यू डेट्स का क्या मतलब हुआ, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर की। सो होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।